गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले 11th क्लास 11 जेई नीट के लिए केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका चैप्टर का जो नाम है वो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड चेंज इन कंपोजिशन व्हेन इट इंटरेक्ट विद सम अदर कंपाउंड इज नोन एज केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री क्या है, आपकी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, वो किस किस चीज से मिलकर बनी है उसके बारे में पढ़ते हैं, और वो अगर किसी दूसरे के कांटेक्ट में आती है, दूसरे से इंटरेक्ट होती है, तो उसमें क्या चेंज होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली हमको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ना है। ठीक है, उसका फिर दूसरे मैटर से इंटरेक्शन पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो पढ़ना किसके बारे में है, मैटर के बारे में। अच्छा, केमिस्ट्री की कई सारी ब्रांच होती है, जैसे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, लैब केमिस्ट्री होती है, न्यूरो केमिस्ट्री होती है, आपका मेडिकल केमिस्ट्री होती है, फार्मा केमिस्ट्री होती है, कई सारी आपका बायो केमिस्ट्री होती है। तो इस कई सारी ब्रांच होती है। जो हमारे सिलेबस में मेन जो है वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और थोड़ी सी बायो केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़नी रहेगी 11th और 12th क्लास में। केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, डेली लाइफ में आपने देखा होगा दूध से दही बनना, तो कई जो डेली फिनोमिना होते हैं वो केमिस्ट्री पर बेस्ड रहते हैं। इवन आपका क्या होती है, जो नीड्स होती है, जैसे मेडिसिन है, कई आपके फूड आर्टिकल है, तो वो भी बनते हैं, वो केमिकल चेंज के कारण बनते हैं और केमिकल रिएक्शन के कारण बनते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की, कि भाई मैटर क्या होता है। मैटर, ठीक है, तो मैटर क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। दुनिया में कोई सी भी चीज जिसका क्या होता है, मास होता है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो एग्जांपल ये पेन ले लो, एयर ले लो। सर एयर का मास होता है, बिल्कुल मास होता है। आप बलून में भर के उसको किसी वेट मशीन पे रखो तो उसका मास आएगा। ठीक है, बलून के अलावा भी एयर का मास आएगा। खाली बलून का मास कम होता है, एयर से भरे हुए बलून का मास ज्यादा होता है। और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, डेफिनेटली आप बलून में हवा भरो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। एयर, वाटर, ड्रिंक, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी मैटर में आती हैं। तो सर कौन सी चीज मैटर नहीं, फीलिंग्स, हमारी भावना। ये कुछ मैंने सोचा इसने कहीं पर जगह नहीं ली, इसका कोई मास नहीं होता, तो फीलिंग्स वगैरह जो होती हैं वो आपकी मैटर नहीं होती। तो अगर मैटर की बात कर रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग which has mass and occupy space is known as matter। कोई भी चीज जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड, मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। दो आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट, on the basis of physical state। ठीक है, सेकंड, on the basis of
केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, आपका क्या होता है, मैटर को दो बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेसिस क्या है, फिजिकल स्टेट, और दूसरा जो बेसिस है वो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। जो फिजिकल स्टेट होता है उसके बेसिस पे जनरली हम तीन टाइप की मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से तीन टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके अलावा दो तीन स्टेट और होती है, जिनमें से एक स्टेट होती है आपकी प्लाज्मा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ matter on the basis of physical state। तो on the basis of physical state matter are of following type। First solid, second liquid, third gas, fourth प्लाज्मा। जनरली जो ज्यादातर हम देखने को मिलता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस देखने को मिलता है। प्लाज्मा बहुत कम देखने को मिलता है। जनरली प्लाज्मा कहां पर पाया जाता है, स्टार्स पर पाया जाता है, इसलिए इसको डेली लाइफ में नहीं देख सकते। डेली लाइफ में जो देखने को मिलता है स्टेट ऑफ मैटर वो आपका होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। सॉलिड के बारे में बात करते हैं कि सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड किस चीज को आप सॉलिड बोलोगे, आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई सॉलिड क्या है, तो सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे, एनीथिंग, ठीक है, which has definite shape and definite volume is known as solid। या the state of matter which has definite shape and definite volume is known as matter। मतलब ऐसी कोई भी चीज या मैटर की ऐसी स्टेट जिसका शेप भी फिक्स रहता है, शेप भी चेंज नहीं होता, और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक बॉक्स, ठीक है, उसके बाद आपका टेबल, स्टोन एटसेट्रा। ये सब आपके क्या होते हैं, इनके डेफिनेट शेप होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, डेफिनेट शेप भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल, उनके बीच में क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, सेकंड आपका आता है दे हैव स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। उनमें क्या होता है, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ जाएंगे। इसलिए क्या होता है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे है स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड आएगा दे आर
दे आर इनकम्प्रेसिबल। क्या हुआ कि आपके जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या ऑलरेडी बहुत पास पास में हैं। अब इनको और दबा के पास पास में नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या हो जाएंगे, दे आर इनकम्प्रेसिबल हो जाएंगे, ये कंप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा दे हैव लो डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, इनकी जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के अंदर चले जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफ्यूजिबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि ये जो बोर्ड है या दीवार है वो क्या है, सॉलिड है। अब इसके अंदर अगर कोई कॉइन रखा हुआ है तो मैं हाथ डाल के नहीं निकाल सकता। वहीं पर पानी के अंदर कोई कॉइन रखा हो या एयर में कहीं पर ये कुछ चीज रखी हो तो मैं उसको आसानी से निकाल सकता हूं। तो पानी की डिफ्यूजिबिलिटी सॉलिड वाला लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा होती है और गैस की डिफ्यूजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो दे हैव लो डिफ्यूजिबिलिटी। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है दे हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इंपैक्ट। जैसे कि आप समझो क्या है कि मैंने किसी के ऊपर 1 किलो पानी मारा और 1 किलो बर्फ मारा, तो जिसके ऊपर मैं 1 किलो बर्फ मारूंगा उस पर इंपैक्ट ज्यादा होगा। दोनों का वेट सेम है। ठीक है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, तो सॉलिड की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसका जो इंपैक्ट है वो क्या है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दे हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है देयर पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another place, but they can vibrate about their position। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे क्या होते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। तो ये सॉलिड हो गया, सॉलिड की डेफिनेशन हो गई, सॉलिड के एग्जांपल हो गए और सॉलिड की प्रॉपर्टी हो गई। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो आपका स्टार करके मैं लिखवा देता हूं, क्या होता है, सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, फर्स्ट दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, दे हैव स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है सर, ये 2 पॉइंट तो हमको बिल्कुल पता थे, सही बात है, बिल्कुल आपको पता थे कि आपका क्या है, कुछ सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं। पहला रीजन है कि उनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं होता है। एक पॉइंट और आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि some substance exist in solid state because they have low thermal energy। उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे ही आप उसको हीट करना चालू करोगे तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी गेन करना चालू करेंगे। तो जैसे जैसे उनकी थर्मल एनर्जी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी,
तो वो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे किससे, सॉलिड से लिक्विड से और लिक्विड से गैस में, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी है, दे हैव वेरी स्मॉल थर्मल एनर्जी, या आप ऐसे लिख सकते हो देयर मॉलिक्यूल है वेरी स्मॉल थर्मल एनर्जी। तो इन तीन कारणों से कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो ये आपका पहला स्टेट हो गया क्या, ऐसे पहला क्लासिफिकेशन हो गया किसका, मैटर का, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब अपन दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि भाई दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, it is the state of matter which have definite volume but do not have definite shape। ठीक है, मतलब ऐसा स्टेट जिसमें क्या होता है, आपका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी जो क्या होता है, शेप क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो उसी कंटेनर का क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। तो उस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा क्या, वाटर, मिल्क, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एक्सेट्रा, ये आपके क्या हो जाएंगे, लिक्विड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फर्स्ट, दे हैव वीक intermolecular force of attraction as compared to solid but stronger as compared to गैस। ठीक है, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीकर होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, लेकिन स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, दे हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस as compared to solid but small intermolecular distance as compared to gas। ठीक है, गैस के कंपैरिजन में इनमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर इनकंप्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड जो होता है या आइडियल लिक्विड जो होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ये कंप्रेस हो सकते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आइडियली बात करें तो लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद आता है देयर डिफ्यूजिबिलिटी इज greater than
solid but less than liquid. इनके मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर आसानी से जा सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन गैस की डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दे हैव लेस मैकेनिकल strength as compared to solid but more than but their mechanical strength is greater than गैस, ठीक है। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है लिक्विड की वो क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, लेकिन गैस से क्या होती है, ज्यादा होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी आती है देयर पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम one place to another place but in connected manner, hence liquid possess the property of fluidity and viscosity, ठीक है। आपका क्या होता है, लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं, जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन जिधर एक पार्टिकल जाएगा उसी के पीछे दूसरा पार्टिकल भी चलने लगेगा, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं। तो इनमें फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, सेकंड स्टेट हो गई किसकी, मैटर की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। उसके बाद आपकी जो थर्ड स्टेट आती है वो आपकी क्या कहलाती है, गैस कहलाती है, ठीक है। तो गैस के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई गैस क्या होता है, गैस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें आपको पता है, इनके बारे में आप बेसिक नॉलेज रखते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको एक बार ये सारी चीजें बता दें, फिर अपन अच्छे से लेवल पे अपन आपका पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी, तो अपन और अच्छे से इस चैप्टर को देखेंगे। तो अगली चीज आपकी आती है, अगला जो टॉपिक मतलब स्टेट है मैटर का, वो है गैस। तो इट इज द स्टेट ऑफ मैटर which neither have definite shape nor have definite वॉल्यूम। मतलब ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो कि क्या होता है, ना तो जिसका डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैस होते हैं। इसको जिस कंटेनर में रखोगे ये उसका वॉल्यूम और शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, ठीक है, उसके बाद हीलियम एक्सेट्रा, ये सारी आपकी गैसें होती हैं, ठीक है। जनरली क्या होती है, 11 एलिमेंट क्या पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। कितने एलिमेंट, 11 एलिमेंट। कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, एलिमेंट की बात कर रहा हूं।
सर एलिमेंट कंपाउंड ये भी आपका मैटर का क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। पहले अपन गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गैस क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज गैस। ठीक है, एग्जांपल ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन। एक आध कंपाउंड का नाम भी दे देता हूँ, CO2, आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंपाउंड है जो आपके गैसियस स्टेट में पाया जाता है, ये एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या होती हैं आपकी? फर्स्ट, दे हैव वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बहुत ज्यादा वीक लगता है, जिसके कारण आपके मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के पास में नहीं रहते, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं तो क्या हो जाएगा? दे हैव वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दे हैव वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगला, थर्ड, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, चूंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, तो उनको अगर कंप्रेस करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? पास पास में आ सकते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? दे आर हाईली कंप्रेसिबल। उसके बाद आपका आता है दे हैव वेरी हाई डिफ्यूजिबिलिटी। ये क्या होते हैं? आसानी से इनके मॉलिक्यूल एक गैस से दूसरे गैस के अंदर मूव कर सकते हैं, या आपस में क्या हो सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं। तो इनकी डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अगला जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है? दे हैव वेरी लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दे हैव वेरी लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी आती है देयर पार्टिकल कैन मूव, देयर पार्टिकल कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। देयर पार्टिकल कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, इनके जो पार्टिकल हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी ऑफ गैस। अब अपन बात करते हैं फोर्थ स्टेट, मतलब ये जो तीनों स्टेट हैं वो आपस में क्या रहती है? इंटर कन्वर्जिबल रहती हैं। ठीक है, क्या? सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है किसमें? लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है किसमें? आपका सॉलिड में। कैसे? इसको हीट करो, इसको कूल और कंप्रेस करो। ठीक है, तो हीट करने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड, और लिक्विड को कूल और कंप्रेस करने से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड में। ऐसे ही अगर इस लिक्विड को हीट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, और गैस को कूल एंड कंप्रेस करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो तीनों स्टेट होती हैं वो आपस में इंटर कन्वर्जिबल रहती है, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, दूसरी स्टेट पहली स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। इसके बाद आपकी जो चौथी स्टेट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में बस याद रखना प्लाज्मा क्या होती है। प्लाज्मा, इट इज द
फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज जनरली एग्जिस्ट इन ऑन स्टार्स। ये क्या होती है आपकी मैटर की फोर्थ स्टेट है जो जनरली कहां पर पाई जाती है, स्टार्स पर पाई जाती है। तो अब बात आती है कि सर स्टार्स पर क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो सर इस स्टेट में क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं पाया जाता। देखो होता क्या है, कुछ नहीं, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, इसमें हाई टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करने वाले जो होते हैं। नॉर्मल स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, देखो एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां पर चारों ओर गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो उस हाई टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं वो कहां चले जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा स्टेट केवल हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। जैसे ही टेम्परेचर लो होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वापस से बाहर आ जाते हैं। आप तो ऐसे समझ लो, मान के चलो क्या है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उधम कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। कब तक मक्कारी करते हैं, जब तक उनके पेरेंट्स कहीं बाहर गए, घूमने गए। जैसे ही पेरेंट्स को आता देखते हैं, तुरंत के सारे बच्चे कहां पर, वापस घर के अंदर। लेकिन जैसे ही वो वापस से बाहर जाएंगे तो वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है कि आपका टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर हो जाएंगे, और टेम्परेचर अगर कम हुआ तो आपके इलेक्ट्रॉन वापस से बाहर आ जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स गुस्सा हुए तो आप घर के अंदर, और जैसे ही नॉर्मल हुए तो वापस से घर के बाहर हो जाते हैं। तो इस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और एक स्टेट और होती है, वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आप इतना याद रखें, प्लाज्मा तक काफी, वैसे ज्यादातर आपसे जो पूछा जाता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पूछा जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ matter on the basis of chemical composition, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे आपका जो मैटर होता है उसको अपन बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर आर ऑफ टू टाइप। पहला, फर्स्ट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद होता है मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंस या द मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वन टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं बोल रहा, वन टाइप ऑफ एटम नहीं बोला, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। जिसमें केवल और केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ये प्योर सब्सटेंस वापस से क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की अपन डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, द स्टेट ऑफ मैटर which is consist of only one type of molecule is known as pure substance, pure सब्सटेंस, ठीक है। मतलब ऐसा मैटर का स्टेट जिसमें केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ये प्योर सब्सटेंस वापस से क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिमेंट, द प्योर सब्सटेंस which consist of only one type of atom is known as element,
इसको होमो एटॉमिक सब्सटेंस भी कहा जाता है, होमो एटॉमिक प्योर सब्सटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या हो गया, एलिमेंट क्या होता है, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें केवल और केवल एक ही टाइप के एटम होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका एलिमेंट बोलते हैं या होमो एटॉमिक प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपके क्या है, एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होते हैं, द प्योर substance which consists of two or more than two type of atom but in definite proportion is known as कंपाउंड। ठीक है, मतलब आपका क्या होता है, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें आपका मॉलिक्यूल तो एक ही है लेकिन जो एटम है वो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड बोलते हैं। इसको हेट्रो एटॉमिक प्योर सब्सटेंस भी कहा जाता है। देखो, होमो मतलब एक जैसा और हेट्रो मतलब अलग अलग, तो हेट्रो एटॉमिक प्योर सब्सटेंस भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल आपका हो जाएगा क्या, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, C6H12O6, ठीक है, H2SO4, ये सारे आपके क्या हो गए, कंपाउंड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके प्योर सब्सटेंस हो गए। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब अपन बात करते हैं किसकी, मिक्सचर की। ठीक है, तो अब मिक्सचर क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more than two pure substance in any proportion is known as मिक्सचर। ठीक है, जब या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। ये जो मिक्सचर होते हैं ये भी वापस से कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर वापस से कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए, एक होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, द मिक्सचर इन विच कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस मिक्स ईच अदर यूनिफॉर्मली इज नोन एज homogeneous mixture, or the mixture in which particle cannot be distinguished by naked eyes is known as homogeneous mixture। ठीक है, आप समझो क्या किया, मैंने पानी में शक्कर मिला दिया तो शक्कर पानी में पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, उसमें आपका कंसंट्रेशन थ्रू आउट मिक्सचर कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपको शरबत बनाया, ठीक है, शरबत को मैंने दो व्यक्तियों को अगर मैंने बांटा तो ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति का शरबत ज्यादा मीठा होगा और दूसरे व्यक्ति का शरबत कम मीठा होगा, दोनों का बराबर मीठा होगा, कंसंट्रेशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा। आप उसमें शक्कर और पानी को अलग नहीं देख सकते, इसको क्या बोलते हैं अपन, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एयर, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा, या
वाटर इन एल्कोहल, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, ठीक है। तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब अपन बात करते हैं दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन इज नॉट सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब जिसमें आपका जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, किसमें? पूरे मिक्सचर में। उसको अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, मतलब कहीं पर ज्यादा रहेगा, कहीं पर कम रहेगा। इन दिस the component can be distinguished by naked eye, इसमें जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको अपन नेकेड आई से सेपरेट आउट करके देख सकते हैं। आपको एक मिक्सचर अलग दिखेगा, एक कंपोनेंट अलग दिखेगा, दूसरा कंपोनेंट अलग दिखेगा। फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि जो नवरत्न मिक्सचर आता है नमकीन का खाने वाला, उसमें आप देख सकते हो कि आपका काजू अलग होगा, मूंगफली अलग होगी, तो ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होते। अगर मैं दो व्यक्तियों को एक ही पैकेट से नवरत्न मिक्सचर दूंगा तो हो सकता है कि एक के पास ज्यादा काजू चले जाए और एक के पास कम काजू चले जाए, तो इसमें जो कंसंट्रेशन होता है वो थ्रो आउट यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो सैंड इन वाटर, ठीक है, सैंड इन वाटर, ये आपका क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल कहलाता है। कई बार आपको मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? पहला, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब ये दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है उनकी डेफिनेट प्रोपोर्शन में। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट प्योर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जिनसे मिलकर ये बना उससे टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। इट्स प्रॉपर्टी इज लाई इन बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट के बीच में होती है, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इनको क्या है? अगर एलिमेंट को अलग करना है तो फिजिकल मेथड से उनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता, उनको अलग करने के लिए स्पेशल मेथड चाहिए होता है, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक वेपराइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा, उससे अपन इनको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है किसमें? कंपाउंड और मिक्सचर में। आपका कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, डिफरेंस बता दिया, ये सारी चीजें आपकी बेसिक थी जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस की। इसके बाद अपन क्या करेंगे? आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन अपन पढ़ेंगे, यानी केमिकल लॉस पढ़ेंगे जिस पर आपकी पूरी केमिस्ट्री बेस्ड रहती है। कुछ बेसिक लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका केमिकल रिएक्शन कैसे होगी सॉरी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। कई सारी चीजें अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, तो बेसिक चीजें हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, और आप अगर ऐप पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसको देखें कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके चैट करके मेरे साथ डिस्कस जरूर करें। ये बहुत बेसिक था लेकिन बहुत जरूरी था पढ़ाना, इसलिए मैंने बिल्कुल आपको पढ़ा दिया। आप चाहे तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।